So welcome everyone, this is Milan Mukherjee in front of you, and today we will starting a new video lecture on class 10th physics, and the name of the topic is refraction through glass slab. So in this topic we will discuss about when a light ray travels from air, that is rarer medium, to glass, that is denser medium, and again from glass to air, what will be the change of path and what will be the change of direction in this case. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी ग्लास स्लैब है जब उसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है तो किस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज करती है, क्या वो डायरेक्शन चेंज करती है कि नहीं करती, ये एक सवाल उठता है। दूसरी बात ये उठता है कि क्या वो अपना पाथ चेंज करती कि नहीं करती है। अभी तक के जितने भी वीडियो लेक्चर्स अपन ने क्लास 10th के लाइट वाले चैप्टर से पढ़ा है, हमने एक बात जान ली है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब भी लाइट किसी मीडियम को चेंज करती है तो उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, वो बेंड होती है, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, लेट अस कंसीडर कि ये एक मैं ग्लास स्लैब इमेजिन कर रहा हूँ जिसकी कुछ थिकनेस है, और अब क्या हो रहा है, इधर ऊपर मेरा एयर है जो कि कंपैरेटिवली रेयर मीडियम है ग्लास के, और नीचे भी मेरे को क्या मिल रहा है, एयर मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ऊपर भी एयर है, फिर मेरा ग्लास है, फिर मेरा एयर है। मतलब ऊपर मेरा रेयर मीडियम है, फिर मेरा डेंसर मीडियम है, फिर मेरा रेयर मीडियम है। ठीक, तो इस तरीके से जो हम देखते हैं तो अब ये मान रहे हैं कि लाइट हमारी आ रही है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं इंसिडेंट रे बोलता हूँ। जैसे ये एयर से ग्लास की तरफ एंटर करती है तो क्या होता है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जा रही है, फिर यही लाइट रे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने के बाद जब दूसरे सरफेस पे टच कर रही है तो फिर क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो जिस अमाउंट के साथ ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है उसी अमाउंट के साथ क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद ये बाहर निकल जाएगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इमर्जेंट रे बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं जो लाइट का एक्चुअल डायरेक्शन देख रहा हूँ, एक्चुअल पाथ देख रहा हूँ कि लाइट का ये मेरा एक्चुअल पाथ है, ये मेरा एक्चुअल पाथ जा रहा है, और यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है, फिर किसी पॉइंट पे आने के बाद दोबारा उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा एक्चुअल डायरेक्शन था वही का वही डायरेक्शन इमर्जेंट रे का भी बन रहा है। ये मेरा एक्चुअल रे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये मेरा इमर्जेंट रे का डायरेक्शन है। मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये चेंजेस क्यों नहीं आएगा कि जितना अमाउंट ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी उतना ही अमाउंट में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। मतलब जो एंगुलर चेंज आया है उसके डायरेक्शन में वो जीरो हो जाएगा, और जब एंगुलर चेंज जीरो हो जाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज हो जाएगा जो कि पहले का था। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अपने पाथ को चेंज कर देगी। पहले इसका ओरिजिनल पाथ ऐसा जा रहा था, लेकिन इस बार इसका पाथ कहां शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया है। तो इस शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। इस शिफ्ट को मैं क्या बोल रहा हूं, लैटरल शिफ्ट। जो पाथ अपना इसने चेंज कर लिया उस शिफ्टिंग को मैं क्या बोल रहा हूं, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। और ये दो रे, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पता करूं तो इसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो कई किताबों में आपको लैटरल शिफ्ट के बारे में भी मिलेगा, कई किताबों में आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में मिलेगा। मतलब होल नटशेल में समरी ये है हमारे पास कि जब भी लाइट किसी ग्लास स्लैब से ट्रैवल करती है तो वो अपना डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं करती है, बल्कि क्या चेंज करती है, वो अपना पाथ चेंज कर देती है। उसमें लैटरल शिफ्ट आ जाता है, वो थोड़ा सा लैटरली डिस्प्लेस हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी समरी हमारी क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो अभी हमने देखा कि हम अगर लाइट के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो ग्लास स्लैब के थ्रू हम लाइट के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। इसको आप नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देख सकते हो, कहीं पे भी आपके पास एक ग्लास स्लैब होता है तो उसके आर पार आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो और आपको कोई भी उसमें कोई भी इल्यूजन या ब्लर जैसा फील नहीं होता। अगर ग्लास मेरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन से कहीं और नहीं दिखता, बिल्कुल एज इट इज दिखता है। क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर इसको मैं दोबारा ध्यान से देखूं कि अगर मुझे लाइट के डायरेक्शन को चेंज करना है तो ग्लास मेरा यहाँ पे फेल हो जा रहा है। क्यों फेल हो रहा है उस पर नजर देते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं इसको ये मान के चलता हूं कि ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, तो मैं इसमें देख रहा हूं कि अगर मेरा इस वाले सरफेस से कुछ मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा है, जितना अमाउंट में रिफ्रैक्शन हो रहा है उतना ही अमाउंट में रिफ्रैक्शन मेरा इस वाले सरफेस पे हो जाएगा। एक सरफेस में क्या होगा, अगर मेरा टुवर्ड्स नॉर्मल होगा तो दूसरा सरफेस उतना ही अमाउंट में अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्शन कर देगा। मतलब जितना डायरेक्शन मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है उतना ही डायरेक्शन वापस यहाँ चेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली मेरा लाइट का डायरेक्शन सेम टू सेम रहेगा। तो ये पूरा का पूरा खेल क्यों हो रहा है, ये पूरा का पूरा खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं।
तो अगर मुझे लाइट के डायरेक्शन को चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक सरफेस को थोड़ा सा अलाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का पैरेलल बिहेवियर चेंज हो जाए। तो पैरेलल बिहेवियर कैसे चेंज हो जाए, अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों सरफेस को नॉन पैरेलल बना देता हूं। नॉन पैरेलल कैसे बना देता हूं, लेट अस सपोज दैट इसी ग्लास स्लैब को उठाता हूं और इस ग्लास स्लैब की थोड़ा ज्योमेट्रिकल डिजाइन में चेंज करता हूं और मैं इसको क्या बना देता हूं, कुछ ऐसा बना देता हूं। अब मैंने इसको ऐसा बना दिया, अब क्या देखूंगा मैं कि जब भी लाइट इसमें से ट्रैवल करेगी, जब भी लाइट इसमें से ट्रैवल करेगी तो ये अपना डायरेक्शन को चेंज कर देगी। ठीक, अभी मैं देख रहा हूं कि या तो मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूं या थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल डिजाइन कैसे चेंज कर दूं। अभी मैंने इसको बाहर की तरफ उभार दे दिया है, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा अंदर की तरफ कंप्रेस कर देता हूं। देख कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकली क्या अंतर आया, ज्योमेट्रिकली ये अंतर आया कि इसमें दोनों सरफेस मेरे पैरेलल हैं और यहां पे ये दोनों सरफेस आपस में पैरेलल नहीं है, और यहां पे भी यहां पे दोनों सरफेस पैरेलल नहीं है। जब दोनों सरफेस पैरेलल नहीं है तो अब मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मेरे को देखने को मिलेगा कि लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। और इन्हीं दो टाइप के ग्लास स्लैब को आगे अपन पढ़ेंगे और उनको नाम देंगे लेंस। क्या नाम देंगे, लेंसेज। तो हम आगे चल के आगे वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, लेंस। लेंस हम यहाँ पे दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक इस टाइप का जो पार्ट है जिसमें हम क्या बोलते हैं, बीच वाला पोर्शन थोड़ा थिकर होता है और साइड में जाते आते आते थिनर होता चलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे हम देखेंगे कि बीच वाला पार्ट मेरा थिनर है और दूर जाते जाते हमारा क्या हो रहा है, ये पार्ट मेरा थिकर होता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इसको मैं बोल रहा हूं कॉनकेव लेंस और इसको मैं बोल रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस। तो अब अपन ये जान गए कि अगर मुझे लाइट के डायरेक्शन को चेंज करना है तो ग्लास स्लैब मेरा फेल हो जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों सरफेस को नॉन पैरेलल बनाना पड़ेगा। तो नॉन पैरेलल कैसे बना सकता हूं, दो तरीके से बना सकता हूं। तो एक को नाम दे दिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस और दूसरे को नाम दे दिया मैंने कॉनकेव लेंस। चलो आगे बढ़ते हैं अपन जब तक नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं लेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो अभी अपन ने थोड़ा सा लास्ट वीडियो में जाना कि मैंने ग्लास स्लैब के दो पैरेलल सरफेस को क्या किया था, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल उसके डिजाइन में चेंज कर दिया था, और एक को बताया था मैंने कि वो कॉन्वेक्स लेंस बन गया था, दूसरा बन गया था मेरा कॉनकेव लेंस। तो जब मेरा लेंस बन चुके हैं, मैं जान चुका हूं कि लेंसेज को यूज करके मैं लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं। मतलब लेंस एक मेरे पास ऐसे डिवाइस है जिससे मैं लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं। तो इस डिवाइस की कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ अलग अलग टर्म्स है, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा इस वीडियो में हम जानेंगे सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेज। लेंसेज के बारे में कुछ डेफिनेशंस है, कुछ टर्म्स है, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देख लो ऑप्टिकल सेंटर क्या है। सबसे पहले ये समझ लो कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का ये इसका सेंटर है। यहाँ पे मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस आप थोड़ा थोड़ा मिरर में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं प्रिंसिपल एक्सिस टर्म्स का यूज कर रहा हूँ। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, ठीक बीच में ही लेंस का जो मेरा सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। इसी चीज को अगर मैं इसमें देखता हूँ, आपका किसमें, कॉनकेव लेंस में देखता हूँ तो कैसा दिखेगा मेरे पास, कॉनकेव लेंस में मेरा कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे अगर आ रही है, अगर ऑप्टिकल सेंटर में कोई लाइट रे आ रही है तो वो वैसे की वैसे ही वापस चली जाती है, सीधी की सीधी चली जाती है। इसके लाइट में डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब जस्ट लाइक ग्लास स्लैब की तरह ही बिहेव करता है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो आपका कॉनकेव लेंस हो। कॉनकेव लेंस में भी हुआ कि कोई भी लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे मेरी ऑप्टिकल सेंटर को टच करती हुई आ रही है तो सीधी की सीधी वापस चली जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो हमको ये बात जानना होगा कि जो लेंस है मेरा, इस लेंस को मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो लेंस के मेरे दो सरफेस है, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, ये किसी न किसी स्फेरिकल बॉडी का ही पार्ट है, किसी न किसी स्फेरिकल बॉडी का ही पार्ट है। तो ये क्या करेंगे, एक सर्कल जैसा ड्रॉ कर सकता हूं मैं इसके ऊपर। मतलब इस कर्वेचर को अगर मैं पूरा का पूरा एक्सटेंड कर दूं तो थ्योरेटिकली क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो सरफेस है मेरा, इसको भी मैं थ्योरेटिकली एक्सटेंड कर दूं तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो अगर ये सर्कल बन जाएगा, ये जो कर्वेचर है किसी सर्कल का पार्ट है, तो सर्कल में सेंटर भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले कर्वेचर का यहाँ कहीं एक सेंटर होगा और इस वाले कर्वेचर का यहाँ कहीं एक सेंटर होगा। मतलब इसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो भी मेरा सेंटर होगा
एक मैं बोला कि एक लेटर से बोलता C1 इधर बोल देता हूँ, इस तरफ क्या बोलता हूँ मैं C2 बोलता हूँ, तो मेरे को दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे। ठीक इसी तरीके कॉनकेव लेंस में जाऊंगा तो क्या होगा, कॉनकेव लेंस में भी ये कर्वेचर दिख रहा है मेरे पास, तो ये कर्वेचर आगे चल के एक्सटेंड करूंगा तो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा, ये वाला कर्वेचर को भी जब एक्सटेंड करूंगा तो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा। तो अब ये क्या हुआ, इसके भी मेरे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियाई ऑफ कर्वेचर। यहाँ रेडियाई शब्द क्यों आ रहा है, रेडियाई शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस है, ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म है मतलब दो है, तो मतलब दो सेंटर है तो दो रेडियस होंगे। तो सीधी सी बात है कि जो मेरा ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा रेडियस कहलाएगा। और यहाँ रेडियस दो है, एक रेडियस मेरा इस डायरेक्शन में बनेगा और एक रेडियस मेरा इस डायरेक्शन में बनेगा, तो यहाँ पे दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा या रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग जानते हो कि किसी भी मिरर में किसी भी लेंस के बीच में एक एक्सिस ड्रॉ करता हूं, उसको मैं क्या बोलता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलता हूं। और टेक्निकली डिफाइन करने के लिए मैं बोलूं कि ऐसा कोई एक्सिस जो कि दोनों सेंटर को टच करता हुआ जा रहा है, ऐसी कोई एक्सिस जो कि दोनों सेंटर को टच करती हुई जा रही है, मैं उसको क्या बोल सकता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या चीज देखिएगा, प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। मिरर में आपने फोकस पढ़ा होगा, लेकिन मिरर में हमने सिर्फ एक ही फोकस पढ़ा था, क्योंकि उसमें एक साइड हमारा पूरा क्या रहता है, कवर्ड रहता है, पॉलिश रहता है, तो उसका फोकस हमारा एक ही तरफ बन रहा है। लेकिन यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे दो फोकस बनते हैं। एक फोकस को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरे को हम बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो चलो देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे लेंसेस में जो प्रिंसिपल फोकसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरा मैं बोल रहा हूँ सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो अपन देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे और सेकंड प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे। ठीक है, तो हमारी बाय डेफिनेशन हम ये बोलते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जिसमें से लाइट रे अगर होके गुजर रही है या फिर उस पॉइंट की तरफ आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रे सभी के सभी एक दूसरे के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट जिससे लाइट रे या तो आ रही है या तो उसकी तरफ जा रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही सारी रेस चली जाएंगी। इस टाइप के फोकस को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई मैंने बोला एक पॉइंट है, मैंने माना कि ये मेरे पास F1 पॉइंट है, इस F1 पॉइंट से सारे रेज आ रही हैं और आने के बाद क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि सारी की सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जा रही है। या फिर मैंने क्या हुआ, यही चीज कॉनकेव लेंस में कैसा देखूंगा, ये लाइट रे जो है मेरी, ये लाइट रे मेरी F1 पॉइंट की तरफ जा रही थी, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा हो जा रही है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जा रही है। तो इस टाइप के जो हमारे पॉइंट बनते हैं इसको मैं क्या बोलता हूं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलता हूं। तो यहाँ पे फोकस मेरे दो प्रकार के होंगे, लेकिन यहाँ पे जब लाइट रेस को टच करती हुई जा रही है, मतलब सारा खेल ये है कि रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट चली जाएगी तो वो जो फोकस होगा क्या कहलाएगा, मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और वो है हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो चलिए अब अपन समझते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या, अभी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में डिस्कस किया कि जो लाइट रे फोकस से होती हुई आ रही है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जा रही है। इस केस में क्या हो रहा है, लाइट रे मेरी पहले से ही पैरेलल आ रही है, मतलब जो भी पैरेलल रेस अगर आ रही है लेंस तक, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाए तो वो कहलाता है मेरा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये केस में किसमें देखूंगा, ये केस में देख रहा हूं आपके कॉन्वेक्स लेंस में जो कि कन्वर्जिंग लेंस है। और डाइवर्जिंग लेंस में या कॉनकेव लेंस में क्या होता है, मैं देख रहा हूं कि सारी लाइट रेज जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो कॉनकेव लेंस में टच होने के बाद रिफ्रैक्ट होती हैं और रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्स हो जाती हैं। तो डाइवर्स होने के बाद ये आगे कहीं भी मीट नहीं करती है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो ये किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे और वही पॉइंट पर क्या कहलाएगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। चलो तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ये होता है कि कोई भी लेंस में अगर लाइट रे पैरेलली आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो फोकस पर मीट कर जाए या तो वो ऐसा लगे कि इट अपीयर्स टू बी मीट एट F2 हो रहा है। मतलब अगर मैं यहां से देखूं, यहां से अगर मैं कोई आई लेवल लगा के देखूं तो मेरे को ये इल्यूजन होगा कि ये सारी लाइट रे F2 से ही आ रही हैं, तो मेरा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फिर हम देख रहे हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है हमारे पास,
फोकल लेंथ हमने बोला कि ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक, फोकल लेंथ हम मिरर में भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही लेंथ होगा, बस फर्क इतना होगा कि लेंस में मेरे पास दो फोकस मिलेंगे, एक प्राइमरी फोकस और एक सेकेंडरी फोकस। प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस में दोनों से ही ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा मेरा फोकल लेंथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होगा इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी मेरे पास फोकस होगा, इस फोकस पे अगर मैं कोई प्लेन कंसीडर कर रहा हूं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर होगा, मतलब मैं एक काम करता हूं कि कोई प्लेन इमेजिन कर लेता हूं, ये मैंने एक 2D प्लेन इमेजिन कर लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री पे है, मतलब परपेंडिकुलर है और फोकस को टच करता हुआ जा रहा है। एक ऐसा प्लेन जो कि फोकस को टच करता हुआ जा रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ये प्लेन क्या कहलाता है, फोकल प्लेन कहलाता है। फोकल प्लेन की जरूरत क्या पड़ती है, कई बार मेरा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो मेरा फोकल प्लेन पे होता है, तो फोकल प्लेन को हमको समझना जरूरी है। ऐसा प्लेन जो कि फोकस को टच करता हुआ जा रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है, वो कहलाता है मेरा फोकल प्लेन। फिर अब लास्ट टॉपिक हमारा, इस टॉपिक को हम बोल रहे हैं अपर्चर। अपर्चर क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास लेंस है, इस लेंस का यहां से लेकर यहां तक का जो इफेक्टिव लेंथ होगी, मतलब फाइनल मेरी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगा या लेंथ होगी, इसको मैं क्या बोलूंगा, अपर्चर बोलूंगा। ठीक उसी तरीके से मेरा क्या होगा, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में भी मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो मेरी डिस्टेंस होगी या लेंथ होगी, ये क्या कहलाएगा, अपर्चर ऑफ द लेंस कहलाएगा। तो इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, इस वीडियो में देखा कि कैसे ग्लास स्लैब को मैंने थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल डिजाइन चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद उसको मैंने लेंस बना दिया। लेंस हमने दो प्रकार के बना दिए, एक बना दिया हमने कॉन्वेक्स लेंस, एक बनाया हमने कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस में हमारे पास कुछ पॉइंट्स से कुछ टर्म्स है, इसके बारे में डिस्कस किया। ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी डेफिनेशंस वगैरह आपको किताबों पे मिल जाएगा। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन अपन ने पकड़ा हुआ है कि इस चीजों को समझते किस किस तरीके से है। ये टॉपिक समझना जरूरी है, एग्जाम में इससे रिलेटेड थ्योरी नहीं आती है, बस इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स, अगर इन टॉपिक को आपने नहीं समझा है तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो इस टॉपिक को एक बार फिर से देखो, समझो, बुक से रीड करो और रीड करने के बाद आगे आप क्वेश्चंस पे फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।